हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा। अभी रिसेंटली मैंने एक बुक रीड की है एंड आई कैन से कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक जो मैंने अभी इस साल में रीड की है उनमें से। और इसके बैक कवर पे लिखा है अ सिंगल बुक कैन चेंज योर लाइफ। अब इस तरह के क्लेम्स तो ना हर बुक करती है, हर सेल्फ हेल्प बुक में कुछ इसी तरह की बातें लिखी होती है कि आपकी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, पर ऐसा होता नहीं है। हाँ, हमारे लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा कि जब मैं इतनी बुक्स रीड करती हूँ तो व्हाई शुड नॉट आई रीड दिस वन। तो मैंने इस बुक को रीड किया और रीड करने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी लाइफ को ये टोटली चेंज चाहे करे या ना करे, बट हमारे बिलीफ सिस्टम को ये ना सिर्फ चैलेंज करेगी बल्कि उसे चेंज करने की ताकत भी रखती है। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इस बुक के बारे में, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इस बुक के ऑथर हैं इशिरो किशमी एंड फुमितागे कोगा। इस बुक में एक यूथ है जो डेली डे टू डे रूटीन लाइफ की बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम्स और इश्यूज को लेकर उलझा हुआ है और उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढते हुए वो जाता है एक मोंक के पास और वो मोंक एग्री हो जाता है उसको जवाब देने के लिए। जो यूथ है उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो कुछ वही प्रॉब्लम्स हैं जो हम सब लोग, हम आप लोग अपनी डेली लाइफ में डील करते हैं। वो उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करता है और उसके जो सवाल जवाब हैं, इन दोनों लोगों की जो बातें होती हैं, उन डायलॉग्स को, उन बातों को इस बुक में लिखा गया है। तो ये जो बुक है ये ना तो स्टोरी की फॉर्म में है बल्कि ये दो लोगों की बातों की फॉर्म में है। और जो सवाल हैं वो तो हमारे हैं, कॉमन सवाल हैं, लेकिन उनके जो जवाब मिलते हैं ना वो हमारी सोच से परे हैं। वो जो सवाल हैं उनके जवाब हमारे थॉट्स को, हमारे बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करते हैं। बुक को रीड करते हुए कई बार तो मुझे लगा ये क्या बकवास है, ऐसे थोड़ी होता है, और कई बार मन भी किया कि छोड़ो इस बुक को, ये फालतू की बातें लिखी गई हैं। बट फिर सोचा कि चलो रीड करते हैं कैसे ये बंदा इस पॉइंट को प्रूव करेगा, क्योंकि वो हर बात को प्रूव करता है एक साइकोलॉजी के थ्रू। इस बुक में जो सॉल्यूशन देने वाला बंदा है एडलेरियन साइकोलॉजी के थ्रू सारे सॉल्यूशंस इस बुक में प्रोवाइड करता है। इस बुक को रीड करके ना मुझे एक नई साइकोलॉजी के बारे में पता चला है, एडलेरियन साइकोलॉजी, जो कि एडलर की साइकोलॉजी है। और मैंने इस बुक को रीड करने से पहले इस बारे में कुछ नहीं सुना था, मुझे कुछ मालूम भी नहीं था। तो इसलिए मेरे लिए जो ये बातें हैं ये बहुत ही चैलेंजिंग भी थी और इन्होंने मेरे थॉट्स को प्रोवोक भी किया, चेंज भी किया। एंड आई होप आपको भी ये उतना ही बेनिफिट देंगी। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक से मेरे की टेकअवेज और लर्निंग्स क्या हैं। सबसे पहली बात, हमारी परसेप्शन जो है वो हमारी लाइफ को डिसाइड करती है। जनरली हम लोग क्या मानते हैं कि हमारी लाइफ में जो होता है उसका रीजन क्या है, हमारा पास्ट है। हमारे लाइफ में जो पास्ट में हुआ उसकी वजह से आज हम प्रेजेंट में हैं और वो जो पास्ट में हुआ है वही हमारे फ्यूचर को भी डिसाइड करने वाला है। यानी हम एक कॉज एंड इफेक्ट की साइकोलॉजी पे बिलीफ रखते हैं कि किसी के साथ कोई सपोज प्रॉब्लम है, कोई ट्रॉमा फेस कर रहा है, कोई एंजाइटी फेस कर रहा है, किसी की लाइफ में कुछ बुरा हुआ है, तो हम लोग इसको नॉर्मल मान लेते हैं कि यार इसके साथ इतना बुरा हुआ है तो इट्स नॉर्मल कि ये ट्रॉमा फेस कर रहा है या एंजाइटी फेस कर रहा है या डिप्रेशन में चला गया है या कि इतना गलत मेरी लाइफ में हो गया है। कुछ लोग कहते हैं कि बस मैं तो खुश रह ही नहीं सकता, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, यानी हम हालातों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जबकि इस बुक में जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो कहता है कि हमारी लाइफ में पास्ट में चाहे कुछ भी हुआ है बट ट्रॉमा, एंजाइटी, इस तरह की किसी भी चीज का हमारे प्रेजेंट में कोई स्पेस नहीं है। और ये मुझे बहुत चैलेंजिंग भी लगा, बट हाँ, जब मैंने पढ़ा इसके बारे में डिटेल में ना तो मैं एग्री हो गई थी कि यस, हमारी लाइफ में पास्ट में क्या हुआ है या हम कैसे हालातों में बॉर्न हुए हैं, कैसे हमारी लाइफ की सिचुएशन है, उसका कोई लेना देना नहीं है कि हम आज क्या हैं और हम फ्यूचर में क्या होने वाले हैं। कंट्रोल जो है वो हमारे हाथ में होना चाहिए, ना कि हमारे पास्ट के पास होना चाहिए। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ। ये स्टोरी मुझे नहीं याद मैंने कहीं पे पढ़ी थी या किसी से सुनी थी, बट ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है। दो भाई थे जो एक स्लम एरिया में रहते थे और उन दोनों भाइयों में से एक भाई जो बड़े वाला था वो अपना वैसे ही स्लम में रह गया और छोटे वाला भाई प्रोग्रेस करके बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। तो जब उन दोनों भाइयों से किसी ने इंटरव्यू में पूछा कि आपकी कामयाबी का राज क्या है, तो छोटे वाले भाई ने बताया कि मेरे फादर ड्रिंक करते थे, घर में झगड़ा होता था और बहुत अच्छा माहौल नहीं था और मैं अपनी लाइफ को उस माहौल में नहीं जीना चाहता था। मैं उस माहौल से बाहर निकलना चाहता था, इसलिए मैंने बहुत मेहनत की और मैं वहां से बाहर निकल गया।
वहीं दूसरी तरफ जब दूसरे भाई से पूछा गया कि आप कामयाब क्यों नहीं हुए, आपके फेलियर का क्या रीजन है, तो उसने कहा कि मेरे घर में झगड़ा होता था, मेरे फादर ड्रिंक करते थे, तो ऐसे माहौल में कोई भला कैसे ग्रो हो सकता है। तो इस कहानी से हमें ये देखने को मिलता है कि इन दोनों भाइयों की सिचुएशन सेम थी, ये दोनों सेम हालात में पले बढ़े, लेकिन उन्होंने क्या डिसाइड किया, क्या डिसीजन लिया, क्या उस सिचुएशन को देखने का उनका पर्सपेक्टिव था, उससे उनका फ्यूचर डिसाइड हुआ, ना कि उनकी हालातों से। तो यही हमें अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नो मैटर हमने कितने बुरे हालात देखे हैं या हम क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, बट हम अपनी लाइफ में आगे फ्यूचर में कहाँ जाना चाहते हैं, प्रेजेंट में हम क्या करना चाहते हैं, वो डिसाइड करता है, ना कि हमारे पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस। तो हमें कोज को ज्यादा तवज्जो ना दे करके उस कोज के कारण रोते नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज अबाउट कंट्रोलिंग आवर इमोशंस। हम लोगों को लगता है कि हमारे जो भी इमोशंस हैं वो नेचुरल हैं और उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते और ना ही हमें उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन हमारे जो इमोशंस हैं वो हम क्रिएट करते हैं अपने किसी भी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम गुस्सा कर रहे हैं तो हम गुस्सा खुद क्रिएट करते हैं। जब हमें गुस्सा आता है और हमसे अगर कोई पूछे कि आप गुस्से में क्यों हैं, तो हम कभी भी ये नहीं कहते कि हम गुस्सा कर रहे हैं, हम कहते हैं कि उसने मुझे गुस्सा दिला दिया, मैं क्या करूं, मेरी सिचुएशन ही ऐसी है, मुझे गुस्सा आ गया, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपने गुस्से पे। हम इस तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं, लेकिन ये गलत है। हम गुस्सा उसी पर करते हैं जो या तो हमसे स्टेटस में बिलो है या फिर जो हमारे खिलाफ एक्शन नहीं ले पाता है। जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे रैंक में हायर हैं या एज में बड़े हैं, हम उन पर कभी गुस्सा क्यों नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने घर पे हैं और आप अपने बच्चे पर गुस्सा कर रहे हैं, किसी कारण से अपने बच्चे ने शरारत की तो आप उसको बहुत डांट रहे हैं, और तभी आपका फोन रिंग करता है। फोन आपके बॉस का है, आप फोन पिक करेंगे, अपने बॉस से बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत प्यार से बात करेंगे, और उसके बाद आप फोन को रख के फिर वापस से अपने बच्चे को डांटने लग जाते हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्या वो गुस्सा इमोशनल, जो गुस्से का इमोशन है वो ऑटोमेटिकली आ रहा है? नहीं, उसको आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसको आपने पॉज भी किया है जब आपके पास फोन आया। तो दैट मीन्स कि वो जो गुस्सा है, वो जो एंगर है, वो इमोशन आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, वो सामने वाला नहीं क्रिएट कर रहा है। तो गुस्सा या कोई भी और इमोशन वे ऑफ कम्युनिकेशन है, तो हमें खुद चूज करना है कि हमारे पास इससे बेटर ऑप्शंस भी हैं। हम अच्छे से बात करके भी उन बातों को सामने वाले को कन्वे कर सकते हैं जो हम गुस्से में कन्वे कर रहे हैं। कंट्रोल हमारे खुद के हाथ में है, सिचुएशन हमें खुद कंट्रोल करनी है। तो नॉट ओनली एंगर का इमोशन, और भी जो बहुत सारे इमोशन हैं, कभी हम सैड फील करते हैं, हम दूसरे को ब्लेम कर देते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया तो उसके कारण मैं सैड हूँ। तो इस तरह से सभी इमोशंस का ब्लेम दूसरे पर डालने की बजाय हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सारे इमोशंस हम खुद क्रिएट करते हैं, तो हमें खुद ही इन्हें कंट्रोल करना भी सीखना चाहिए इंस्टेड ऑफ पुटिंग ब्लेम ऑन अदर्स। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इस बुक का मेन टाइटल है, करेज टू बी डिसलाइक्ड। हम अपनी लाइफ में पीपल प्लीजर की तरह बिहेव करते हैं। हम कोशिश करते हैं हमारे सर्कल में, आसपास हमारे जितने भी लोग हैं वो हमें पसंद करें। हमें ये अच्छा नहीं लगता कि कोई हमें पसंद ना करे, लेकिन ये सबसे जरूरी है इस फैक्ट को हम एक्सेप्ट कर लें कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, सब लोग आपको कभी भी पसंद नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपकी लाइफ में 10 लोग अगर हैं तो आप उनकी हर बात भी मानते रहते हैं ना, तो भी उन 10 में से एक इंसान जरूर ऐसा मिलेगा जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है, आप चाहे कितने भी अच्छे हैं। और उन 10 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो हमेशा आपको सपोर्ट करेंगे, नो मैटर कि आप क्या डिसीजन लेते हैं, आप क्या काम कर रहे हैं। और बाकी के 7 लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप अपनी लाइफ में कुछ भी करें। तो आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग लीजिए। ये सोचकर मत लीजिए कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सबसे बड़ी बीमारी होती है। और आपके बारे में लोगों को जो सोचना है वो उनका काम है, आपका काम है अपनी लाइफ के डिसीजन लेना। कई बार हम लोगों को खुश करने के चक्कर में अपने आसपास इतनी लोगों की एक्सपेक्टेशन से अपना पिंजरा बना लेते हैं कि हम उस पिंजरे से कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। हमें एक्चुअल में वो लाइफ जीनी चाहिए जो हम जीना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग लाइफ जीते रहे तो आपने अपनी लाइफ नहीं जी, उन 10 लोगों की लाइफ जी है जिनकी एक्सपेक्टेशंस पर आप चल रहे हैं। तो आपकी लाइफ कौन जिएगा?
तो इस डर को आप जब एक्सेप्ट कर लेंगे कि आपको लोग हमेशा पसंद करने वाले भी रहेंगे, आपको नापसंद करने वाले लोग भी हमेशा आपकी लाइफ में रहेंगे और आपको इग्नोर करने वाले लोग भी रहेंगे, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जी पाएंगे, जो बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट इज ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप प्रॉब्लम, यानी कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से हैं। सपोज कि आप अकेले हैं तो आप इस प्लेनेट पे आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, ना आपको किसी को खुश करना है, ना आपको फर्क पड़ेगा कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ना आपको किसी को शो ऑफ करना है, ना आपको किसी को कुछ दिखाना है, देन यू विल बी हैप्पी। तो प्रॉब्लम आपकी खुद से नहीं है, प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप से है। और हम ह्यूमन बीइंग्स सोशल हैं, तो हमें ऐसा तो है नहीं कि हम अकेले रहेंगे, हमें रहना सबके साथ है। तो हमें सबके साथ रहते हुए भी खुश कैसे रहना है वो सीखने के लिए जरूरी है कि हम अपने इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, वो रिलेशनशिप आपके किसी से भी हो सकते हैं, वो आपके फैमिली मेंबर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या आपके कलीग्स हैं, कोवर्कर्स हैं, सभी से आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें आपको सेपरेशन ऑफ टास्क रखना है। यानी कि आपको अपने काम को जानना है कि आपका काम क्या है और दूसरे का काम क्या है। आपको अपना काम करना है और दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना है। अगर ये आप सीख गए तो आपकी जो मोस्टली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये सब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में ही होता है और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के कारण ही प्रॉब्लम्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा है, वो स्कूल में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, वो अपना होमवर्क टाइम पर नहीं कर रहा है, आप पीटीएम अटेंड करते हैं, टीचर बहुत सारी कंप्लेंट्स आपको देते हैं और आप घर आकर क्या करेंगे? आप बच्चे को डांटेंगे या फिर आप उसको समझाएंगे या फिर आप उसको प्रेशराइज करेंगे काम करने के लिए। हो सकता है कि आप उसको किसी कोचिंग को भी ज्वाइन करा दें। तो क्या इससे बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा? यहाँ आपको ये समझने की जरूरत है, एज ए पेरेंट आपकी जॉब है अपने बच्चे को गाइड करना, उसको असिस्ट करना और उसको ये बताना कि बेटा इफ यू नीड एनी हेल्प इन योर स्टडीज देन आई एम हेयर टू सपोर्ट यू। बस, इससे ज्यादा अगर आप उसको प्रेशराइज करेंगे तो हो सकता है बच्चा एंग्जाइटी फील करे, हो सकता है बच्चा प्रेशर फील करे और हो सकता है वो बच्चा बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दे। तो यहाँ पर आपको सेपरेशन ऑफ टास्क को समझना जरूरी है। आपको समझना जरूरी है कि आपके और आपके बच्चे का काम कहाँ खत्म होता है। पढ़ना आपके बच्चे का काम है, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड कराना आपका काम है, उसके लिए एज ए सपोर्ट सिस्टम रहना उसके पास आपका काम है। तो आप अपना काम कीजिए, बच्चे की जगह ना आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक पुरानी कहावत भी है कि आप घोड़े को पानी के पास लेके जा सकते हैं लेकिन उसे पानी पीने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। तो वैसे ही आप अपने बच्चे को मजबूर नहीं कर सकते पढ़ने के लिए। आप उसको गाइड कीजिए, प्रेशराइज नहीं कीजिए। यहाँ आप अपने टास्क को अलग कर लीजिए तो आपका बच्चा भी खुश और आप भी खुश। तो ये थी मेरे कुछ की टेकअवेज और लर्निंग्स इस बुक से। ये बुक जो है आई विल रिकमेंड कि आपको जरूर रीड करनी चाहिए। अच्छी बुक है, थॉट प्रोवोकिंग कंटेंट है, आपके बिलीफ सिस्टम को हिट करता है और बहुत स्लो रीड है। लेकिन इसको रीड करने के बाद ना आप एकदम से पूरी बुक को रीड नहीं कर सकते। आप अगर इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, आप एक चैप्टर रीड करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा टाइम लगता है उस कंटेंट को डाइजेस्ट करने में, समझने में। स्पेशली मुझे तो लगा है। और ऐसा नहीं है कि इसको रीड किया तो सारे कंटेंट के साथ मैं एग्री हो गई हूँ। इस बुक का जो कुछ कंटेंट है वो अभी भी ऐसा है जो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाई हूँ, जिसके साथ मैं एग्री अभी तक नहीं हुई हूँ। अदरवाइज बहुत अच्छी बुक है, आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा इस बुक को रीड करने से, क्योंकि आपके थॉट्स को चेंज करने की ताकत रखती है। आपको एनकरेजमेंट भी मिलेगा, आपको फ्रीडम भी मिलेगी, आपको पावर मिलेगी कि यस यू कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ द वीडियोस। एंड नेक्स्ट वीक फिर से मिलेंगे किसी और अच्छी सी बुक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।